हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। कारक कारक क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात जो हम वाक्य बोलते हैं उसको सही तरीके से बोलने के लिए उसमें जो संबंध स्थापित होता है, सब शब्दों का जो संबंध स्थापित होता है उसको हम कारक कहते हैं। कारक के द्वारा ही शब्दों के बीच जो वाक्य के बीच में जो शब्द जुड़े होते हैं वाक्य में, उनको जोड़ने का कार्य करता है। तो जैसे आप समझते हैं हम लोग, अर्जुन ने चिड़िया की आँख पर निशान लगाया। अब हम पढ़ें, अगर ये जो ने है, की है, पर है, ये सब क्या है, कारक हैं। अगर इन सबों को हम हटा दें तब देखो ये तो पूरा अर्जुन चिड़िया आँख निशान लगाया, ये कुछ समझ में आया? ये समझ में नहीं आया। लेकिन इसको हम जब अच्छे से वाक्य बनाते हैं जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकले तो इसमें हम कारक का प्रयोग करते हैं। तो किसमें हमने लगाया, अर्जुन ने चिड़िया की आँखों पर निशान लगाया। यह अब ये पूरा वाक्य हो गया जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये सार्थक वाक्य हो गया। अगर हम लोग कारक को हटा देंगे तो सारे ये सब जो शब्द हैं सब अलग अलग हो जाएंगे। इनको जोड़ने का ही कार्य जो करता है वो कारक करता है। अब समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे देखते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त, जो ये वाक्य है इसमें इसी के लिए बताया गया है। वाक्यों में प्रयुक्त ने, की, पर, से के कारक के चिन्ह हैं। ये सब क्या है, कारक के चिन्ह हैं। और ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कर्म आदि का परस्पर संबंध जोड़ रहे हैं। जो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, कर्म है, इन सबों को जोड़ने कार्य कौन करता है, कारक करता है। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो वाक्य अपना अर्थ खो देता है। समझ में आया बच्चों? अगर इन्हें हटा दिया जाए तो वाक्य अपना अर्थ खो देता है। जैसे कि अभी हम पहले समझाए, अर्जुन चिड़िया आँख निशान लगाया, यह क्या है, अर्थहीन हो गया। ये सब क्या हो गए, अर्थहीन हो गए। और अतः कारक वाक्य के शब्दों का परस्पर संबंध बनाने का कार्य करता है। अब समझ में आया? कारक क्या करता है, वाक्यों में जो संबंध होते हैं उसको बनाने का कार्य करता है। चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। फिर से देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, क्रिया मीन्स करना, क्रिया मीन्स जो हम कार्य करते हैं उसके लिए कहा गया है। क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे यह भी कहा जा सकता है कि वाक्यांश के शब्दों में संबंध स्थापित करने वाले चिन्ह को कारक चिन्ह कहा जाता है। जैसे राम ने रोटी खाई, जो इस वाक्य में राम और रोटी के बीच में ने संबंध स्थापित कर रहा है। जो ने शब्द है वह क्या संबंध स्थापित, यानी कि दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, स्थापित कर रहा है। अतः ये कारक चिन्ह है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विभक्तियाँ या परसर, इसको विभक्तियाँ कहोगे या परसर कहो, दोनों एक ही चीज़ है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जो चिन्ह का प्रयोग होता है उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। जैसे ये सब क्या है, ये सब चिन्ह हैं। ने, को, से के लिए, में, पर,
का, की, हे, अरे आदि, ये सब क्या है? सब कारक के चिन्ह हैं। अब कारक के भेद कितने होते हैं इसको देखते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला क्या है? पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं कारक और उसकी विभक्तियाँ क्या क्या लगाते हैं। कर्ता कारक विभक्ति क्या है? ने। कर्म कारक विभक्ति क्या है? को। करण कारक विभक्ति के से है और के द्वारा। संप्रदान की है को और के लिए। अपादान है से, कोई चीज़ से अलग होना तो वो अलग हो रहा, अलग। संबंध का है का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री। अधिकरण क्या है? में, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, हो, अरे। ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग। वाक्य के शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब परसर्ग या विभक्ति जुड़ जाते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तब उन्हें पद कहा जाता है, शब्द नहीं कहते हैं। ये नॉलेज के लिए हमसे बताए हैं कि जो कारक की विभक्तियाँ जुड़ती हैं तो उनको पद कहा जाता है, शब्द नहीं कहा जाता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है। तो इस वाक्य में कितने पद हुए? 3 पद हुए। पहला पद क्या है? पुलिस। दूसरा क्या होगा? चोर। तीसरा क्या होगा? पकड़ा। अब इनको हम शब्द नहीं कहेंगे, इनको हम पद कहेंगे। ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं कर्ता के बारे में। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति क्या होती है? ने। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया करता है उसको क्या कहेंगे? हम लोग कर्ता कहते हैं। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम भी होते हैं। ठीक। कर्ता क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम भी होते हैं। अथवा जिस शब्द से क्रिया को करने का पता चलता है उसे कर्ता कहते हैं और यह हमेशा सर्वनाम या संज्ञा में होते हैं और इसका संबंध क्रिया से होता है। उदाहरण देखते हैं। मोहन ने पानी पिया। तो जो पिया है वो क्रिया है, वो मोहन क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। तो ये दोनों संबंधों को जोड़ने के लिए यहाँ पर ने लगा दिया गया है। ऐसे ऐसे कुछ उदाहरणों में ने जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका ने लगा होता है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर राम हॉकी खेलता है। ठीक है। तो इसकी विशेष देख लेते हैं। इसमें विशेष क्या है? जो ने परसर्ग है केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ लगता है। जैसे मोहन ने पानी पिया, ये भूतकाल था, इसीलिए यहाँ पर ने लगा हुआ है। राम हॉकी खेलता है यानी कि अभी वो वर्तमान काल में खेल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ने नहीं लगा है। इसकी पहचान कैसे करते हैं इसको जान लें। वाक्य में प्रमुख क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कारक होगा। जो वाक्य है उसमें कौन का प्रश्न जोड़ करके हम उसका उत्तर निकालते हैं कि वो कौन सा कारक है। तो वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान काल में और भविष्य काल में जो विभक्ति ने है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं। कर्म कारक है, इसकी विभक्ति क्या है? को है। तो वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम लोग। शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाया। यहाँ पर जो शिक्षिका हुई वो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ठीक है। और लेकिन इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। तो जो पढ़ाया तो इनका क्रिया हो गया। अब बच्चों को जो इनके जो पढ़ाना
के कार्य किसके साथ हो रहा है? बच्चों के साथ हो रहा है। ठीक है, कृष्ण जी ने कंस को मारा। ठीक, उपरोक्त वाक्य में बच्चों कंस कर्म कारक है। ठीक, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जो बोल रहा है कि पढ़ाया किसको पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। मारा तो किसको मारा? कंस को मारा। ठीक है, मारने वाला कौन है? कृष्ण है। जो कृष्ण हुए वो संज्ञा हुए, और पढ़ाने वाला कौन? शिक्षिका है। तो ये क्या? ये संज्ञा हो गए। ये जो इसमें क्या, उपरोक्त वाक्य में बच्चों कंस कर्म कारक है, इसका प्रभाव पढ़ाया मारा पर पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक है। ठीक है, और आगे देखते हैं कर्म कारक के क्या, इसमें क्या विशेष है, इसको देखते हैं। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता, प्राणीवाचक के साथ लगता है, अप्राणीवाचक के साथ को का प्रयोग नहीं लगता। जैसे अभिषेक बैडमिंटन खेलता है। बैडमिंटन कर्म के साथ अप्राणीवाचक है, इसलिए को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। पहचान कैसे करेंगे हम लोग इसका? वाक्य में क्या और किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्म कारक कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई वाक्य है तो उसमें हम क्या और किसको प्रश्न जोड़ करके उसका उत्तर निकालेंगे तो वो कर्म कारक निकलेगा। अब तीसरा कारक देखते हैं, करण कारक। इसकी विभक्ति है से। जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है, जहाँ पर क्रिया का होने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? से होती है। जैसे माँ बेलन से गोल गोल रोटियां बनाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? पुनीत बस द्वारा स्कूल जाता है। पुनीत कैसे जाता है? बस के द्वारा जाता है। माँ रोटी कैसे बनाती हैं? गोल गोल रोटियां बनाती। माँ क्या बना रही हैं? रोटियां बना रही हैं। तो माँ कुछ क्रिया कर रही हैं। और पुनीत भी बस के द्वारा स्कूल जा रहा है। ये भी मतलब स्कूल जा रहा है। और इसकी विशेष क्या है? कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। इसकी पहचान क्या है? वाक्य में किससे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही करण कारक होता है। चौथा है संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति होती है को, के लिए। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में देने का भाव आता है। जैसे राखी के मौके पर मैंने दीदी को उपहार दिया। जो ये को लगा है ये संप्रदान कारक है। दूसरा, मरीज के लिए दवाई खरीद लाओ। ये मरीज के लिए, क्या ये के लिए क्या है? ये संप्रदान कारक है। तो अगर के लिए हटा दिया जाएगा तो मरीज दवाई खरीद लाओ तो शब्द कोई बनेगा नहीं। लेकिन इसके लिए यहाँ पर ये विभक्ति को जोड़ना पड़ता है। मरीज के लिए दवाई खरीद लाओ। और इसमें विशेष बात क्या होती है? किसी को कुछ देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक होता है। अगर जहाँ देने का भाव होगा वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। पांचवा है अपादान कारक। इसकी विभक्ति होती है से। करण कारक की विभक्ति भी होती है से और इसकी विभक्ति होती है से। लेकिन करण कारक की विभक्ति है जो से, वो उसका भाव किसी चीज़ से अलग होना नहीं होता है, किसी से जुड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर जो से है वो किसी चीज़ से अलग हो रहा है, अलग के भाव को दर्शाता है। अब इस जैसे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जहाँ पर अलग कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। जहाँ पर जो चीज़ जुड़ी होती है उससे वो करण कारक होता है। जैसे कि करण कारक में हम लोग पढ़ते हैं कि माँ बेलन से
रोटी बना रही थी, से वहाँ भी आया, लेकिन से बेलन से रोटी बना रही थी तो से तो अलग नहीं हुआ ना, यानी कि बेलन माँ के रोटी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर्वत से नदी निकल रही है, मतलब पर्वत अलग हो जा रहा है। संयम बस से उतर गया, बस को छोड़ दिया, ठीक है, यानी बस से वो अलग हो गया है। तो यहाँ पर अलग वाला भाव को दर्शाता है। इसकी विशेषता उसको देख लेते हैं, क्या विशेष है इसमें। अपादान कारक में अलग होने के अलावा तुलना, डरने, सीखने, घृणा, शर्माने आदि के भाव का भी बोध होता है। जहाँ पर एक तो अलग होता है, ये भाव होता है, लेकिन अगर किसी के तुलना करना हो, डरने से, सीखने से, घृणा करने से, शर्माने से आदि का भाव भी इससे बोध होता है, कि अपादान कारक में बोध होता है। छठा है संबंध कारक। इसकी विभक्ति है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। आगे देखते हैं, शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। किसी भी वस्तु से व्यक्ति का जो संबंध होता है, संबंध प्रकट होता है, जहाँ पर संबंधों का बोध होता है वहाँ पर संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का घर है, यहाँ पर जो का लगा है ये संबंध कारक, ये इसकी विभक्ति है का। तो राम का घर है, यानी कि ये जो घर है ये राम का है, यहाँ पर इसमें संबंध का बोध हो रहा है। शालू के खिलौने बहुत सुंदर हैं, देखो यहाँ के लगा हुआ है, शालू के खिलौने बहुत सुंदर हैं। किसके खिलौने बहुत सुंदर हैं? शालू के खिलौने बहुत सुंदर हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग सातवां देखेंगे, अधिकरण कारक। इसकी होती विभक्ति में, पर। वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि खाना मेज पर लगा दिया है, ये जो पर है ये अधिकरण कारक की विभक्ति है। बोतल में दूध बचा है, में लगा है, ये भी अधिकरण कारक की विभक्ति है। उपर्युक्त वाक्य में खाना मेज पर और दूध बोतल में है, अर्थात स्थान का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अधिकरण कारक कहलाएगा। आठवां पढ़ते हैं, संबोधन कारक। इसकी विभक्ति है हे, अरे, ओ। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित मीन्स बुलाना या पुकारना, करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, जो हे प्रभु है ये क्या है, ये संबोधन कारक लगा हुआ है। अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, उपयुक्त वाक्य में हे प्रभु और अरे पुकारने का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये संबोधन कारक हैं। आओ कुछ कारकों में अंतर जानते हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या होता है। दोनों कारकों में से परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोनों की विभक्ति क्या है, से है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है, यानी कर्ता अलग नहीं होता है। अपादान कारक में अलग होने, तुलना होने आदि का पता चलता है, यानी अपादान कारक में कोई भी चीज अलग होता है और करण कारक में क्या होता है, वो जुड़ता है। उदाहरण देखते हैं करण कारक का और अपादान कारक का। वह कार से गया, कार से अलग तो नहीं हुआ, यानी कार में वो बैठकर गया। वह घर से चला गया, यानी कि घर से वो अलग हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ कार से वो अलग नहीं हुआ है।
माँ दूध से खीर बनाती है। माँ दूध से खीर बनाती है। दूध से मलाई निकाल दी, यानी कि मलाई को हमने अलग कर दिया है। यहाँ पर दूध से खीर बन रही है तो अलग नहीं हुआ, इसका संबंध बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको अलग कर दिया जा रहा है। दूसरा देखते हैं, संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर। दोनों की विभक्ति क्या होती है, को होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इसको जानते हैं। नंबर 1 क्या होता है, संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है। संप्रदान कारक में जो कर्ता होता है वो कुछ न कुछ किसी को कुछ देता है। और कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जो क्रिया होती है, जो लोग कुछ करते हैं, उसका फल क्रिया पर पड़ता है। जैसे पिताजी ने गरीबों को कंबल दिए, ये संप्रदान कारक यानी किसी को देने का भाव हो रहा है। और यहाँ पर राम ने रावण को मारा, यहाँ पर रावण को मारा यानी कि कुछ क्रिया है। क्रिया किस पर हो रही है, ये रावण को वो मार रहा है, तो कर्म कारक ये क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। इसीलिए ये संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर समझ में आ गया है। और आगे देखते हैं, कारक के विषय में कुछ विशेष बातें अगर हम लोग जान लें तो आपको इसको समझने में सहूलियत होगी, आसान लगेगा। कारक वाक्य के शब्दों में परस्पर संबंध बनाने का कार्य करता है। जो कारक होता है वाक्य में, शब्दों में परस्पर, वाक्य के जो शब्द होते हैं वो अलग अलग शब्दों में बोलेंगे तो उसके अर्थ नहीं निकलेंगे, लेकिन जो संबंध बनता है वो कारकों के द्वारा ही बनता है। दूसरा क्या है, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तीसरा क्या है, कर्ता कारक परसर्ग माने विभक्ति सहित और विभक्ति या परसर्ग रहित होता है, अर्थात ये भूतकाल में परसर्ग लगता है और भविष्य काल और वर्तमान काल में परसर्ग नहीं लगता है। चौथा क्या है, कर्म कारक में कर्म अप्राणीवाचक होता है तो को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जब प्राणीवाचक होता है तो को का प्रयोग लगाया जाता है, और जब अप्राणीवाचक होता है तो को का प्रयोग नहीं होता है। पांचवा क्या है, अपादान कारक अलग होने का बोध तथा करण कारक साधन का बोध कराते हैं। ठीक है। छठा क्या है, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में कर्ता कुछ देने का कार्य करता है। ठीक, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में क्या होता है, कर्ता कुछ देने का कार्य करता है। मुझे लगता है कि यह चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है।